ये डिफरेंस डिस्कस हो चुका है सिस्टमैटिक व मेटा एनालिसिस का। तो ये दोबारा क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। रिसर्च कर, अब आपके क्वेश्चंस को बाद में लेंगे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक सिलेक्शन कैसे करेंगे? टॉपिक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉपिक सिलेक्शन वो पहला स्टेप है, वो पहला पत्थर है। जब जब आप उठाएंगे तो आपकी जो इमारत है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं तो आपको बार बार टॉपिक्स बदलने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे उनकी फिजिबिलिटी कि क्या है, टॉपिक हो सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद ही हम टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सिलेक्ट करने का। टॉपिक नॉवल होना चाहिए। नॉवल का मतलब यह है कि कोई न्यू चीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और क्लिनिकली रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आप बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम ऐसे ऐसा जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बन सकता, ठीक है। आपको जो नीचे क्वेश्चन आ रहा है उससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप एक ना हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के एडिटर हैं और आपके पास एक रिसर्च पेपर आया, स्मोकिंग एज रिस्क फैक्टर फॉर लंग कार्सिनोमा, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। उन्होंने बहुत अच्छी सर्च स्ट्रेटजी की है, डेटा एक्सट्रैक्शन की है, एनालिसिस किया और लिखा है। क्या आप इस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे? जल्दी से टाइप कीजिएगा। यस। विल यू पब्लिश इट और नॉट? नो नो नो। सारा कह रही है नॉट नॉवल। अच्छी, बहुत अच्छा। सर्च स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, डेटा एक्सट्रैक्शन इतनी अच्छी है, एनालिसिस भी है, राइटिंग बहुत परफेक्ट की है, लेकिन आप रिजेक्ट कर रहे हैं स्टडीज को। वाई यू आर रिजेक्टिंग दिस स्टडी? नैरो नहीं है, रिसर्च एरिया है, रेपिटेटिव टॉपिक है। फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। सीधा अपना जो क्वेश्चन है वो बाद में पूछ लीजिएगा, बिकॉज हम और चीज़ें डिस्कस करने के लिए है। मैनी टाइम ब्रॉड क्वेश्चन है, नॉवल नहीं है। पाइको क्राइटेरिया तो है इसमें। एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर, यस, ये सबसे अच्छा आंसर है कि इट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर। नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है, नॉवल नहीं है, यस। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो नॉवेलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना मर्जी अच्छा किसी सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को लिख लें, ये पहले हो चुका है तो हम इसको नहीं कर सकते, बिकॉज ये आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है। जो सिगरेट की डब्बी आप लेते हैं, आप नहीं लेते, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उस डब्बी के ऊपर बना होता है कि ये लंग कार्सिनोमा और इसके अलावा और बहुत सारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बहुत सारे कार्सिनोमास का बायस है सिगरेट स्मोकिंग। इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक का हिस्सा बन गया, इट मीन्स कि इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। स्मोकिंग इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। इट इज फैक्ट नाउ, इट इज नॉट बीइंग रिसर्च, इट इज नॉट हाइपोथेसिस, इट इज अ फैक्ट। जो चीज फैक्ट बन चुकी है, हकीकत बन चुकी है, उसके बारे में आप जितनी मर्जी अच्छी रिसर्च कर लें, दैट वुड बी ऑफ नो वैल्यू। यस। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपने रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? आपने सारी मेहनत ज़ाया कर दिया पिछले एक रिसर्चर की जिसने बड़ी मेहनतों के साथ एक पेपर लिखा है, लेकिन आपने फौरी रिजेक्ट कर दिया। और 350 के 350 नहीं रिजेक्ट किया, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हम इसको पब्लिश करना चाहिए। तो इट्स वेरी बैड। It means that the researcher should focus on something novel, new, clinically relevant, not on the things जो कि आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले established हो चुकी हैं। जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, अपने रिसर्च को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने किसी न किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। उसमें एक तो आपकी पेशेंट या पॉपुलेशन या प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें पेशेंट्स कौन है और प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, एम्पेग्लिफ्लोजन की सेफ्टी और एफिकेसी इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसमें पॉपुलेशन क्या थी आप बता सकते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट रिवीजन। हार्ट फेलियर पेशेंट्स, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यस। यस, नो और फिल्स एंड अंबर, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर करेक्ट है। हमारी जो पॉपुलेशन या प्रॉब्लम है वो हमारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जो भी रिसर्च क्वेश्चन होगा फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, इसके लिए वी मस्ट हैव अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, पेशेंट्स या प्रॉब्लम। पाइको में जो पी है इट स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन या पेशेंट्स या प्रॉब्लम। आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन,
ठीक है, व्हाट डू वी डू टू देम, हम पेशेंट्स के साथ क्या करते हैं। एम्पेरिफ्लोजन क्या था, एम्पेरिफ्लोजन एक ड्रग थी, हम पेशेंट्स को ड्रग दे रहे हैं, तो ड्रग हमारी इंटरवेंशन है। यस, एम्पेरिफ्लोजन इज अवर ड्रग। कंपैरिजन, जो भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई कंपैरिजन होता है। हम उन जो एक ड्रग है उसको किसी और ड्रग के साथ कंपेयर करते हैं कि ये ड्रग इन दोनों में से कौन सी ड्रग बेहतर है। या हम प्लेसिबो या फेक ड्रग देते हैं, एक को ड्रग देते हैं एक को ड्रग नहीं देते, और फिर हम देखते हैं कि ड्रग कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिकेशियस है। आउटकम्स, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि ये सारा काम करने के बाद हमें हासिल क्या होगा, हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, व्हाट विल हैपन। तो दिस इज पाइको फ्रेमवर्क। जब भी आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, आपके रिसर्च क्वेश्चन में आपकी पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली डिफाइन हो, कौन सी इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं। इंटरवेंशन का मतलब कोई ड्रग भी हो सकती है, कोई सर्जिकल प्रोसेस भी हो सकता है, एक्सपोजर भी हो सकता है। कंपैरिजन का मतलब यह है कि आप उसको किसी स्टेप, कोई ऑलरेडी जो ड्रग है उससे कंपेयर कर रहे हैं, या उसको विद कंपेयरिंग विद नो ड्रग या प्लेसिबो। उससे आप हासिल क्या करेंगे, जो आपकी रिसर्च है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है ये बनेगा कैसे, थ्रू पाइको फ्रेमवर्क। अगेन ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंट पॉपुलेशन या प्रॉब्लम, इंटरवेंशन स्टैंड्स फॉर मेडिकल और सर्जिकल प्रोसेस। कंपैरिजन का मतलब है इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, इसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। आउटकम का मतलब ये है कि उससे हमें हासिल क्या होगा, उसके आउटकम्स क्या होंगे। प्लेसिबो का मतलब डमी या फेक ड्रग होता है, जो ड्रग जैसी होती है लेकिन ड्रग का केमिकल उसमें नहीं होता, दोनों पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का पार्ट है। स्किप दिस। टॉपिक सिलेक्शन, अच्छा जी, टॉपिक सिलेक्शन का प्रोसेस हमने कल भी डिस्कस किया था। टॉपिक सिलेक्शन के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, फर्स्ट करें आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, या जो भी आपने बनना है एमबीबीएस के बाद, तो दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा एरिया, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यू विल हैव हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस। तो आपने एक डिजीज को सिलेक्ट करना है, उसमें उस डिजीज के बारे में जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जितनी भी न्यू ड्रग्स, न्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। एक ट्रीटमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे आप, फिर देखेंगे कि क्या इस ट्रीटमेंट पे कोई रिसर्च हुई या नहीं हुई, इसकी एग्जाम्पल भी आगे आ जाएगी, इसके बारे में परेशान ना हो। फिर हम अपना रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन करेंगे, बनाएंगे, फिजिबिलिटी चेक करेंगे क्या इस पे कोई पहले स्टडी हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो हम टॉपिक को चेंज करेंगे, अगर कोई स्टडी नहीं हुई तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम डेटाबेसेस पे सर्च करेंगे, डेटा डेटा इकट्ठा करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और वी आर गुड टू गो। अच्छा जी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ है जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है, जिसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी कुछ ना कुछ है, जिसका डायरेक्टली पेशेंट्स या डॉक्टर्स के साथ ताल्लुक है। इसमें आपके पास मेंटोर भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात मेंटोर है कि अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो हाउ विल यू कंटिन्यू एवरीथिंग, क्योंकि जिसने कुछ ना कुछ पब्लिश किया है, अगेन उसके साथ मिलके या उसके अंडर उसकी गाइडेंस से यू यू कैन डू समथिंग। तो इट्स ऑलवेज द फील्ड जिसको आप परसू करना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी नई स्टडीज हो रही हैं। लाइक आप ऐसे फील्ड को भी चूज नहीं कर सकते जिसमें कोई स्टडी नहीं पब्लिश नहीं हो रही। अगर किसी जगह पे कोई नई स्टडी पब्लिश नहीं हो रही तो आप मेटा एनालिसिस कैसे करेंगे। मेंटोर का मतलब यह है कि आपको गाइड करने वाला, हर हर स्टेप पे बताने वाला, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करना है तो यू विल नीड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू एवरीथिंग। तो मेंटोर आपको क्लिनिकली भी गाइड करेगा और मेथोडोलॉजी के हवाले से भी गाइड करेगा। हम पर मेंटोर्स भी मिल जाएंगे, विल प्रोवाइड मेंटोर्स एज वेल। अच्छा, ये कार्डियोलॉजी हो सकता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, या हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्डियोलॉजी में हमने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो कार्डियोलॉजी में कैसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कार्डियोलॉजी में हमारे हमने पिछले स्टेप्स में देखा था कि हम एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करेंगे। फर्स्ट करें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यह है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैंने कार्डियोलॉजी के टॉपिक्स देखना स्टार्ट किए, कार्डियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि कार्डियोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर या डिफरेंट डिजीजेस हैं। उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, अरिथमियाज हैं, वाल्व या योटिक डिजीजेस हैं।
हार्ट फेलियर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब हार्ट फेलियर मैंने चूज किया कि मैंने हार्ट फेलियर पे भी रिसर्च करनी है। हार्ट फेलियर पे बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल, और इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी हैं, पूरी दुनिया में मिलियंस में पेशेंट्स हैं। तो चलो मैं हार्ट फेलियर चूज करता हूँ। हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेलियर एक बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ी खुद एक सब स्पेशलिटी और फील्ड है। इसके लिए ना डिफरेंट मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखना स्टार्ट किए कि इसके लिए ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारी क्लासेस हैं जो हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप में से कोई थर्ड ईयर जिसने पढ़ी है तो उसे फार्माकोलॉजी में पता होगा कि एस आर्ब्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स या डाइजॉक्सिन वगैरह, या SGLT2 इनहिबिटर्स कौन सी ड्रग्स हैं। तो मुझे जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स हैं, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो मुझे वेरी अपीलिंग लगे, वेरी इंटरेस्टिंग लगे कि मैम इनमें ही रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपनी। तो यस नुमान, अगर इतने ही आर्टिकल हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स देखे तो इसमें भी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ गई। ये डिफरेंट क्लासेस की, नेगलिफ्लोजिन है, एम्पैग्लिफ्लोजिन है, डिपैग्लिफ्लोजिन है। तो मैंने एम्पैग्लिफ्लोजिन को चेक किया तो मुझे पता चला कि ये न्यू ड्रग है, ये 2 साल पहले अप्रूव हुई है और इस पे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ empagliflozin इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ए सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो दिस इज हाउ आप भी अपना टॉपिक बना सकते हैं। जैसे मैंने कार्डियोलॉजी को सिलेक्ट किया है, आप न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और जितनी भी फील्ड्स हैं, जितनी भी सब स्पेशलिटीज हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। यस हिबा, क्वेश्चन टाइप कर दिया करें हैंड रेज करने के बजाय, और या फिर जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे वहाँ तब आप कर सकते हैं। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इस पे, और इम्पैग्लिफ्लोजिन इज एन इमर्जिंग ड्रग, इट्स न्यू थेरेपी। ऑल्दो बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं जो न्यू ड्रग्स होती हैं, न्यू ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन पे न्यू क्लिनिकल ट्रायल चल रहे होते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स तो खत्म नहीं हुए, हार्ट फेलियर डिजीज पुरानी है, लेकिन इस पे ट्रीटमेंट तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक इम्पैग्लिफ्लोजिन का। या और डाइजॉक्सिन ऑल द एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन वी आर ग्रोइंग। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज आर बीइंग पब्लिश्ड, अ लॉट ऑफ लिटरेचर, और हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो उससे ठीक नहीं हो रहे। अगर ऐसे होता कि जो पुरानी ड्रग्स हैं उससे सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हार्ट फेलियर खत्म हो चुकी है एज ए डिजीज। इट मीन्स कि हार्ट फेलियर इज prevalent, its patients are increasing exponentially. That's why we are developing new therapies, new drugs, and अगर न्यू ड्रग्स हैं, न्यू थेरेपीज हैं, उस पे न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं, तो डेफिनेटली वी कैन परफॉर्म सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So let's take some questions. कंट्रोल मेंशन होता है समटाइम और समटाइम्स मेंशन नहीं होता। नूर का क्वेश्चन है, SGL2 SGLT2 को भी कर सकते हैं आप उसमें। यस, गूगल से वेरीफाई आप कर सकते हैं। 100 स्टडीज हैं, नहीं 100 स्टडीज को पूरा नहीं पढ़ना, आप आगे आ जाएगा। जितनी भी स्टडीज आपके सर्च में आएंगे आपने सारी नहीं पढ़नी, ये वो हज़ारों में भी आ सकती है। यस, IBD पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इट्स गुड एंड नॉवल टॉपिक। डेटाबेसिस पे चेक करेंगे कि रिपीट हुआ या नहीं हुआ। एओर्टिक एन्यूरिज्म, यस इट्स अ गुड टॉपिक। स्टडी मोर, रीड मोर, जस्ट रीड मोर अबाउट दैट। नॉवल का मतलब है न्यू हीरा। कोई भी चीज़ जो न्यू है उसे नॉवल कहते हैं। ये वो नॉवल नहीं है जो हम पढ़ते हैं, इट्स समथिंग न्यू। अगर कोई 2 साल पहले मेटा एनालिसिस हुआ है लेकिन उसके बाद आपके पास और स्टडीज पब्लिश हो गई हैं, तो आप उनको ऐड करके एक नया मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। नो, प्लीज टाइप, अनम्यूट नहीं कर सकते। यस, TPA इज वेरी नोवेल टॉपिक, देयर आर लॉट ऑफ TPAs, novel new TPAs for many types of intracranial hemorrhages। जर्नल्स पढ़ें, मैंने कल आपको बताया था जर्नल्स क्या होते हैं। जर्नल्स को पढ़ें जाके, जर्नल्स में आपको पता चलेगा कि नए आर्टिकल किस पे पब्लिश हो रहे हैं। जिस पे 2025 में नए आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं वो टॉपिक इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ब्रेन कैंसर, यस इट्स वेरी ब्रॉड, इसको नैरो करें। यस, कंपेयर कर सकते हैं। अल्टीप्लेज, यस MI कर सकते हैं। इट्स एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, MI अल्टीप्लेज में इसकी एफिकेसी।
ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, मेनिंजाइटिस स्पेसिफिक। हीरा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये आप एंड पे पूछ लीजिएगा। रीनल फेलियर, वेलबुलर हार्ट डिजीज, प्रोस्पिरो रजिस्टर। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं प्रोस्पिरो को कैसे रजिस्टर करते हैं। चलिए ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाकी चैट हम बाद में देखेंगे। चलिए, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। इस क्वेश्चन में वी हैव पॉपुलेशन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर एंड रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इंटरवेंशन हमारी इम्पैक्टली है, कंपैरिजन प्लेसिबो या कंट्रोल है, और पेशेंट आउटकम्स हमारे पास इंप्रूवमेंट इन कार्डियक फंक्शंस है। प्रोटोकॉल को डेवलप कैसे करेंगे? प्रोटोकॉल को डेवलप करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकें। ये हमारे लिए पूरा रोड मैप होता है। जिस तरह सनॉप्सिस से हम रिसर्च का अप्रूवल लेते हैं, इसी तरह हम प्रोस्पिरो को या प्रोटोकॉल को रजिस्टर करते हैं, ताकि हम अपने टॉपिक को रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें, कोई उस पर रिसर्च ना करे। क्योंकि ये अवेलेबल होता है, अगर कोई और इस टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे जो आपने रजिस्टर करवाया है उस पर रिसर्च करेगा, तो अटेंडेंस विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। ये एंड हो जाएगा थोड़े आधे घंटे तक इंशाल्लाह। वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश। प्रोटोकॉल को रजिस्टर करेंगे। प्रोटोकॉल में ऑब्जेक्ट, लेट्स लीव इसकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा। ये प्रोस्पिरो की एक वेबसाइट है। प्रोस्पिरो एक वेबसाइट का नाम है, जहाँ पे आप इसका अकाउंट बना के लॉगिन करके अपना सिस्टमेटिक रिव्यू रजिस्टर कर सकते हैं। उसका अप्रूवल जो है वो ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी फ्री है, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड स्टेप था। लिटरेचर सर्च कैसे करेंगे? लिटरेचर सर्च के बारे में हमने पढ़ा था। लिटरेचर सर्च का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स या डेटा है, हम उनको फाइंड करेंगे, जो डेटाबेसेस हैं उनके ऊपर। तो आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं? कल मैंने बताया था। आप में से कोई डेटाबेसेस के नाम बता सकता है? दो डेटाबेसेस के, कि कौन कौन से डेटाबेस किसे कहते हैं, और दो तीन डेटाबेसेस के नाम बता सकते हैं मुझे? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। पबमेड, स्नाहिल, पोखरेन। यस। क्या गूगल स्कॉलर एक डेटाबेस है? स्कोपस, साइंस डायरेक्ट, पबमेड, एमबेस, वेब ऑफ साइंस। यस, 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 एग्जैक्टली। आपको पता है डेटाबेस क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास पबमेड आ जाती है। पबमेड सबसे बड़ी डेटाबेस है। देन वी हैव कॉकरेन लाइब्रेरी। स्कोपस डेटाबेस है हमारे पास। एमबेस एक डेटाबेस है। क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत बड़ी डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस डेटाबेस है। गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है, ये डेटाबेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसको बहुत सारे लोग, साइक इन्फो, यस, यस, साइक इन्फो भी उसमें। यस। स्कोपस और एम्बेस डेटाबेसेस हैं। एल्सवेयर एक पब्लिशर का नाम है। पब एल्सवेयर एक कंपनी है जिसकी ये डेटाबेसेस हैं, ठीक है। पबमेड और क्लिनिकल ट्रायल ये यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब आपने लिटरेचर सर्च भी कर लिया है, इन डेटाबेसेस को आपने सर्च किया, आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ गए। रिसर्च गेट नहीं, यूएस नेशनल लाइब्रेरी। साइबर नहीं, ये रिसर्च गेट एक सोशल मीडिया अकाउंट है रिसर्चर्स का, ये डेटाबेस नहीं है, ठीक है। अगर अब आपने लिटरेचर सर्च कर लिया है मुख्तलिफ डेटाबेसेस के ऊपर, आपके पास 200 आर्टिकल्स आ गए हैं। अब आपने 200 आर्टिकल्स पूरे नहीं पढ़ने। अब एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था बार बार। फर्ज करें आपको 200 आर्टिकल पबमेड के ऊपर मिल गया है। आपने कॉकरेन सर्च की तो 100 आर्टिकल यहाँ से भी मिल गया है। 100 आर्टिकल आपको क्लिनिकल ट्रायल से भी मिल गया है। आपके पास एमबेस की एक्सेस थी, 100 आर्टिकल यहाँ से भी आ गया है। तो टोटल हमारे पास 2, 3 एंड 500 आर्टिकल्स हैं। आपकी रिसर्चर्स की टीम है। 500 आर्टिकल्स को आप पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम उनको स्क्रीन करेंगे। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ डेटाबेसेस से सर्च किया है। ये पॉसिबल है कि एक ही आर्टिकल दो या तीन डेटाबेसेस पे अवेलेबल हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका एक ही आर्टिकल है वो दो या तीन डेटाबेसेस पे इकट्ठा ही अवेलेबल होता है। इफ़ इट्स अवेलेबल ऑन 2 और 3 डेटाबेसेस साइमल्टेनियसली, तो आप डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। इसे डी डुप्लीकेशन कहते हैं। स्क्रीनिंग का सबसे पहला स्टेप डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। उसके बाद आप सिर्फ टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे डिसाइड करते हैं। फर्ज करें आपके पास 500 आर्टिकल्स थे। 500 आर्टिकल्स आपने चार डेटाबेसेस से सर्च किए हैं। 500 में से 200 आर्टिकल्स थे वो डुप्लीकेट्स थे। अब आपने 300 आर्टिकल्स को रीड किया, इनके टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट को। टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा तो आपको 250 आर्टिकल्स थे वो इररेलीवेंट थे। जो इररेलीवेंट आर्टिकल थे वो आप उनको एक्सक्लूड कर दिया। जो 50 आर्टिकल रेलिवेंट थे, अब हम इनको देखेंगे इनके साथ क्या करना है, ठीक है।
फिर सेकेंडरी स्क्रीनिंग है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में हम इन 50 आर्टिकल के फुल पेपर पढ़ेंगे। फुल पेपर में भी हम मेथोडोलॉजी और रिजल्ट पढ़ेंगे, बस पूरा पूरा नहीं पढ़ते। ठीक है, फिर उनको चेक करेंगे अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे कि हमने किस आर्टिकल को किस बेस पे इंक्लूड करना है। हम उनकी पॉपुलेशन देखेंगे, उनके इंटरवेंशन या ड्रग देखेंगे कि सब में सेम ड्रग है, सेम पॉपुलेशन है। ठीक है, उनका सेम स्टडी डिजाइन है, यानी कि सारे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। तो अल्टीमेटली एंड पे हमारे पास 5 या 10 स्टडीज बच जाएंगी। इनमें से हमने इनके रिजल्ट सेक्शन से कुछ डेटा लेना है, बस टेबल्स में से जो डेटा होगा तो वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेटा एनालिसिस में जो भी स्क्रीनिंग होती है, इसको करने के लिए 2 लोग चाहिए एटलीस्ट। और तीसरा बंदा इसमें, थर्ड रिव्यूअर उसको कहते हैं, वो जो भी मसाइल होंगे, जो भी इश्यूज क्रिएट होंगे इन 2 रिव्यूअर्स में, वो उनको सॉल्व करेगा। तो कोक्रेन कोलैबोरेशन की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके मुताबिक 3 लोग स्क्रीनिंग को करेंगे, 2 लोग करेंगे, तीसरा उनको परसों ये गाइड करेगा। अच्छा, स्क्रीनिंग को करेंगे कैसे? स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे? अच्छा, स्टार्ट में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हम कैसे करेंगे। तो हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे मशहूर टूल है वो रेयान। रेयान के बारे में आपको पता होगा। रेयान एक वेब बेस्ड टूल है। ये वेबसाइट है रेयान एआई, लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर जोटेरो है। जोटेरो पे भी स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, आर्टिकल्स की। एंड नोट पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर सकते हैं, गूगल शीट्स पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से मैंने इनको रेटिंग दी है, मेरी अपनी रेटिंग है कि मैं इनमें से प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स को प्रेफर करता हूँ। तो ये मेरी रेटिंग है। आई प्रेफर रयान फॉर प्राइमरी स्क्रीनिंग। रयान इज़ वेरी एक्सीलेंट फ्री सॉफ्टवेयर। और इसके बाद गूगल शीट्स को फॉर सेकेंडरी स्क्रीनिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए हम रयान को यूज़ करेंगे, सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए हम गूगल शीट्स को यूज़ करेंगे। आप जोटेरो, एंड नोट या माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, इस पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन का, अच्छा जी, ये आप हमारे पास आपका रिसर्च क्वेश्चन था। इस पे आपके पास यू हैव 10 पेपर्स। अब आपने 10 पेपर्स पूरे पूरे नहीं आपने पढ़ने, ना ही उनका सारा सारा डेटा चाहिए हमें। उनमें से जो पोर्शंस चाहिए हमें, एक तो स्टडी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस स्टडी का डिज़ाइन क्या है। उसमें जो पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, पेशेंट्स के बारे में जो भी डेटा है वो क्या है। और उसमें रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स का मतलब रिजल्ट्स या आउटकम, दे आर सिमिलर थिंग्स, कि व्हाट आर रिजल्ट्स। हम ऑथर इंफॉर्मेशन लेंगे। ऑथर का क्या नाम है, किस साल पब्लिश हुई है, किस जर्नल में पब्लिश हुई है। नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है ट्रीटमेंट में, कंट्रोल में, डोज क्या यूज़ की गई है, ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट्स की क्या खसूसियात या पेशेंट का क्या डेटा था। तो ये सारा डेटा, बेसलाइन या स्टडी करेक्टरिस्टिक, कोई भी जो स्टडी आप मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करने जा रहे हैं, उस स्टडी में डिटेल के साथ ही इंफॉर्मेशन दी होती है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन होने की जरूरत नहीं। फिर कुछ आउटकम डेटा होता है, लाइक कुछ सेफ्टी आउटकम्स के लिए डेटा होगा, कुछ एफिकेसी आउटकम्स के लिए डेटा होगा। तो आपने वो डेटा एक डेटा एक्सट्रैक्शन शीट में ऐड करना है। मैं आपको शीट दिखा दूंगा। ये डेटा एक्सट्रैक्शन शीट है। मेरे पास ये चार चार स्टडीज़ थी, मैंने इन 4 स्टडीज़ को इंक्लूड किया अपने मेटा एनालिसिस में। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टडी, ये पब्लिश कब हुई, इसका ऑथर क्या है, ऑथर का नाम क्या है, इसका स्टडी डिज़ाइन और इसकी लोकेशन, ये 4 चीज़ें मैंने पहले, सबसे पहले हर स्टडी में से निकाल ली। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स, ट्रीटमेंट में कितने पेशेंट्स थे, कंट्रोल में कितने पेशेंट्स थे, उनमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, फॉलो अप पीरियड क्या था, यानी कि कितने अरसे बाद हमने पहले ड्रग दी और फिर कितने अरसे बाद पेशेंट्स को दोबारा देखा। उसके बाद पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, पेशेंट्स का बीएमआई, उनकी बेसलाइन पे क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, हमने कौन कौन सी डोज का डेटा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट्स की लैब वैल्यू क्या थी ट्रीटमेंट से पहले की। तो ये बहुत सारा डेटा है, सिर्फ आपने हर स्टडी से यही एक एक लाइन वाला जो डेटा है वही निकालना है। ये टेबल्स में डेटा दिया गया होता है। तो इट्स वेरी इजी। फिर आउटकम्स का डेटा कैसे लेंगे, ये आउटकम का डेटा है, हमने पूरे पेपर में से सिर्फ यही चीज़ें लेनी है, इवेंट्स कितने हैं और टोटल कितने हैं। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ यही नंबर्स चाहिए, इसी नंबर से हम एनालिसिस करेंगे और हमारा मेटा एनालिसिस हो जाएगा। ये डिफरेंट आउटकम्स हैं। ये आउटकम्स आपको इंशाल्लाह समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। प्राइमरी स्क्रीनिंग का मतलब यह है टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि फुल आर्टिकल को पढ़ के देखते हैं। एनालिसिस के लिए मानूर नहीं यूज़ करेंगे, डेट स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे।
ये डेटा एक्सट्रैक्शन शीट की एग्जांपल्स आ गई आपके पास कि डेटा एक्सट्रैक्शन शीट्स क्या होती हैं, कैसी नज़र आती हैं और इसमें क्या क्या डेटा लिया जाता है। ठीक है, ये अगेन एक फिर आ गया आपके पास कि इसमें हमारे पास कुछ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और पेशेंट्स की वैल्यू होंगी। ये इस तरह की आपके पास नंबर्स ही होंगे बस। ठीक है, ये नंबर्स हमने सिर्फ डेटा, ये इतना ही डेटा हर स्टडी से लेना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे। डेटा एक्सट्रैक्शन गूगल शीट्स पे कर सकते हैं आप, जोटेरो के जरिए, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, और वर्ड के जरिए। इनकी रेटिंग है, सबसे जो बेस्ट टूल है फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन वो गूगल शीट है, क्योंकि इसमें हम टीम के जरिए काम कर सकते हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस क्वालिटी कैसे स्टडीज़ की असेस करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट के स्टडी की क्वालिटी के लिए डिफरेंट, अगर आपकी स्टडीज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है तो उसके लिए कॉकरेन का रिस्क ऑफ बायस टूल यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्टडीज ऑब्जर्वेशनल हैं लाइक केस कंट्रोल और कोहोर्ट हैं, या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आपके मेटा एनालिसिस में इंक्लूडेड हैं, तो आप न्यू कासल ओटावा स्केल या नॉस स्केल इसे कहते हैं, ये यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्टडीज नॉन रैंडमाइज हैं तो रॉबिन्स यूज़ करेंगे। क्वालिटी असेस करने का फ़ायदा क्या है, इससे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो काबिल एतबार बनते हैं, हमारी स्टडीज़ की लो पुअर या जो क्वालिटी है वो पता चलती है। इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर उनके आंसर्स हमारी स्टडीज़ में हों तो वो अच्छी क्वालिटी की स्टडी है, अगर ना हो तो वो बैड क्वालिटी की स्टडी है। स्क्रीनिंग का मतलब यह है आर्टिकल को डिसाइड करना है। यस, प्रीवियस स्लाइड देख लें एक दफ़ा अगेन। ये 3 टूल्स हैं, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। जो रिस्क ऑफ बायस है, अगेन इट्स लेंथी टॉपिक, यू नीड 2 to 3 hours टू एक्सप्लेन हाउ टू असेस रिस्क यूजिंग ईच टूल। तो ये टूल आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप देख सकते हैं कि कैसे रिस्क ऑफ बायस असेस करते हैं। एज ए समरी, अगर आपके मेटा एनालिसिस में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंक्लूडेड है, आप कोकरेन का टूल यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं तो न्यू कासल ओटावा स्केल यूज़ करेंगे, और रॉबिन्स हैं तो नॉन रैंडमाइज स्टडीज़ के लिए आप रॉबिन्स यूज़ करेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रिस्क ऑफ बायस की एक शीट है, आपके पास इस तरह का एक प्लस माइनस वाले कुछ बॉक्सेस होंगे। ये रिस्क ऑफ बायस की समरी आ जाती है इसमें। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेन हो चुका है। Yes, so we have a detailed lecture on risk of bias assessment. They are available on website. You can access, you can message the admin to access these recordings. ठीक है, ये इनके टेबल्स हैं। अच्छा जी, एक मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, मेटा एनालिसिस में जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे, दो तरह के आउटकम्स होंगे, या तो वो डाइकोटोमस आउटकम्स होंगे या वो कंटिन्यूस आउटकम्स होंगे। डाइकोटोमस आउटकम का मतलब यह है, ऐसे आउटकम्स या ऐसे रिजल्ट जैसे मॉर्टेलिटी है, पास या फेल है, जिनका दो में से एक ऑप्शन हो सकता है। या कंटिन्यूस आउटकम ऐसे हैं जो रेंज में वैल्यूज होती हैं, जैसे किसी की उम्र है, ये रेंज में होती है। जेंडर जो है ये डाइकोटोमस है, क्योंकि या तो मेल हो सकता है या फीमेल। जो एज है ये 0 से लेके 100 तक या इससे ऊपर तक हो सकती है। तो एज इज़ ए कंटिन्यूअस, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे है, जो भी आपके पास लैब वैल्यूज आ जाती हैं, ये सारे कंटिन्यूस आउटकम्स हैं। दो तरह के आउटकम्स होते हैं मेटा एनालिसिस में, आइदर डाइकोटोमस या कंटिन्यूस। अगर डाइकोटोमस आउटकम्स हैं तो हम ऑड्स रेशो, रिस्क रेशो या रिस्क डिफरेंस यूज़ करेंगे। दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स। बस आप यहाँ पे ये याद रखें कि आउटकम्स दो तरह के होते हैं, या डाइकोटोमस या कंटिन्यूअस। डाइकोटोमस आउटकम पे अगर आपने मेटा एनालिसिस करना है तो आप या तो ऑड्स रेशियो यूज़ करेंगे या रिस्क रेशियो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्टडीज कंटिन्यूअस आउटकम्स हैं, ये बातें ऊपर से गुजर जाएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना इसके बारे में। एक ही लेक्चर में वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आउटकम दो तरह के होते हैं, डाइकोटोमस या कंटिन्यूअस। डाइकोटोमस अगर आउटकम्स होंगे जैसे पास फेल है, मोर्टेलिटी है, एडवर्स इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कंटिन्यूअस आउटकम्स जो एक रेंज में वैल्यूज होती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं, जमा में भी हो सकती हैं। लाइक ये ऐसे नहीं होगा कि दो में से एक है, जैसे GFR है, इजेक्शन फ्रैक्शन है, सीरम AST ALT या हार्मोन्स की वैल्यूज हैं, तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी। यस, ये सर से गुजर जाएगा। बस इसको इतना याद रखें कि दो तरह के आउटकम्स हैं। जब आपके पास डाइकोटोमस आउटकम्स होंगे तो रिस्क रेशियो या ऑड्स रेशियो यूज़ करना है, जब आपके पास कंटिन्यूस आउटकम्स होंगे तो मीन डिफरेंस यूज़ करना है, और हमेशा रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज़ करना सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये क्या चीज़ है, ये कौन सा प्लॉट है आपको नज़र आ रहा है जो स्क्रीन पे, इसके बारे में मैं भी आपको पता हो कुछ लोगों को। यस गाइस, लेट मी नो इन द chat box what's this forest plot, it's forest plot।
कौन कौन से लोग इस फॉरेस्ट प्लॉट से फेमिलियर हैं या कभी पहले देखा या सुना हो इसके बारे में? लेट मी नो। मुझे लगता है आपको नींद आना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज वी हैव gone through 1 hour and 40 minutes. No idea, no idea. Please let me know first in the chat box. We have fewer answers in chat. It means yes, yes. No idea, no idea, no idea, no idea. Yes, यूएसएमएल एग्जाम में आया था, ठीक है। कोई आइडिया नहीं, मेजोरिटी को कोई आइडिया नहीं। अच्छा, जो भी आप मेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उस मेटा एनालिसिस से आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट इस ग्राफ की फॉर्म में आएंगे, इस प्लॉट की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसका ये आपके पास दो रिजल्ट्स होंगे, एक सेंटर में लाइन होगी, ये इसे डायमंड कहते हैं, या आपकी इंडिविजुअल स्टडीज़ हैं। लाइक इस मेटा एनालिसिस में 3 स्टडीज़ थी, ठीक है। ये 3 स्टडीज़ हमने इसमें ऐड की। इन 3 स्टडीज़ के 5,000 पेशेंट्स थे आपके पास एक ग्रुप में, 5,116 पेशेंट्स थे दूसरे ग्रुप में, और आपके पास जो आपका फॉरेस्ट प्लॉट है वो आपके फेवर कर रहा है इम्पैग्लिफ्लोजिन को। अगर ये फॉरेस्ट प्लॉट इस साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो ड्रग है ये बेहतर है। अगर ये इस साइड पे आ जाए तो इसका मतलब है कि ये वाली ड्रग है। अगर ये किसी लाइन को टच कर रहा है जो सेंटर में लाइन है तो इसका मतलब है कि दोनों ड्रग ही इफेक्टिव नहीं है। तो दिस इज हाउ यू गेट सिंगल लाइन आंसर। इस डायमंड के थ्रू आपको एक लाइन का आंसर मिलता है। इससे हम अपने रिजल्ट्स को विजुअलाइज करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वेट, रिस्क रेशियो, मेंटल हेल्थ, तो नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। इसमें यहाँ पे स्टडीज आ जाती हैं, टोटल पेशेंट्स हर स्टडी में, और ये आपके पास फॉरेस्ट प्लॉट आ जाता है। जो ये हमें डायमंड चाहिए, डायमंड जिस तरफ होगा वो ड्रग फेवर करेगा हमारा ट्रीटमेंट, वो ड्रग बेहतर होगी, बेटर होगी। ये सॉफ्टवेयर से बनेगा। ये किन सॉफ्टवेयर से बनेगा, लेट्स डिस्कस। ये दोबारा आ गया फॉरेस्ट प्लॉट, इसकी डिटेल है, ये आपको नहीं समझ आएगी, अभी ऊपर से गुजर जाएगी। अभी इतना समझें कि मेटा एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए फॉरेस्ट प्लॉट बनता है। फॉरेस्ट प्लॉट जिस तरफ लाइन के जिस तरफ होगा वो उस ड्रग को या उस कंडीशन को फेवर करेगा, वो बेहतर होगी। लाइक हम ये प्लॉट देखेंगे, हमें 10 स्टडीज के रिजल्ट पता चल जाएंगे। अगर फॉरेस्ट प्लॉट हमारी लेफ्ट या राइट साइड पे, इट मीन्स कि ये आइदर दिस ट्रीटमेंट इज बेटर, आइदर दिस ट्रीटमेंट इज बेटर। इसके दरमियान वाली बात नहीं होगी। अगर ये लाइन को टच कर रहा है तो दोनों ट्रीटमेंट्स में कोई फर्क नहीं है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? सबसे जो मशहूर सॉफ्टवेयर है वो रेवमैन या रिव्यू मैनेजर है, वो यूज़ कर सकते हैं। ओपन मेटा एनालिस्ट एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ कर सकते हैं। मेटा एक्सेल, एक्सेल की एक एक्सटेंशन है, वो यूज़ कर सकते हैं। जमोवी है, आर स्टूडियो है, कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस है। ये 6 सॉफ्टवेयर्स हैं मेटा एनालिसिस के लिए जो सबसे मशहूर हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स, लेक्चर्स इनके अवेलेबल हैं ऑन फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म, फर्स्ट एड मेड इजी वेबसाइट। सो यू कैन access these lectures from there. You can know the interpretation, इसका मतलब क्या है फॉरेस्ट प्लॉट का, फॉरेस्ट प्लॉट को बनाते कैसे हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को चलाते कैसे हैं। अभी तो इनके नाम मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन दे आर अवेलेबल ऑन आवर LMS, तो यू कैन अंडरस्टैंड फॉरेस्ट प्लॉट। मेटा एनालिसिस के रिजल्ट को विजुअलाइज करने के लिए जो आपके पास रिजल्टेंट आता है उसे, यस ऑलवेज देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ किसी एक पॉसिबिलिटी को प्रेफर करेगा, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास रिजल्ट्स भी आ गया है, सॉफ्टवेयर भी हमने चला लिया है, उसके बाद क्या करेंगे हम? ये गाइडलाइंस हैं प्रिज्मा चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट प्रिज्मा वालों ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं कि हम मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट के डिफरेंट पेपर के पार्ट होते हैं हमारे। एब्स्ट्रैक्ट है एक पार्ट, इंट्रोडक्शन है, मेथड है, डिस्कशन है, रेफरेंसेस हैं। हम अपनी सारी फाइंडिंग्स को मैन्युस्क्रिप्ट में या पेपर में लिख के फॉरेस्ट प्लॉट बनाने के बाद हम उनको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के लिए हमें जर्नल चाहिए। जर्नल के लिए, जर्नल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये भी ऊपर से ही गुजर जाएंगी, लेकिन इतना याद रखें कि 3 कैटेगरीज हैं, ओपन एक्सेस है, हाइब्रिड है और क्लोज एक्सेस है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ओपन एक्सेस में पब्लिश करें, क्योंकि इससे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है आपके आर्टिकल को, ज़्यादा साइटेशनें मिलती हैं।
जर्नल्स को फाइंड कैसे कर सकते हैं? गूगल पे जाके एल्सवेयर जर्नल फाइंडर लिखेंगे, वाइले या स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर लिखेंगे, या जेन लिखेंगे, तो आपको डिफरेंट जर्नल फाइंडर्स आ जाएंगे। आपने जर्नल को सिलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल रखना है? आपकी स्टडीज़ की क्या स्ट्रेंथ्स हैं? सिमिलर, क्या आपकी स्टडी से रिलेटेड स्टडीज़ भी उसी जर्नल में पब्लिश हैं या नहीं है? उसका इम्पैक्ट फैक्टर या इंडेक्सिंग क्या है? ठीक है। उसका एक्सेप्टेंस रेट क्या है? पहला डिसीजन में कितना टाइम लगता है? तो ये कुछ टर्म्स हैं, मे भी आपको इनकी समझ ना आए, बिकॉज एक लेक्चर में इतना ये जर्नल सेलेक्ट करना, इट्स वेरी टेक्निकल एंड वेरी बिग टॉपिक। अभी तक कितना समझे कि जब भी आपने अपने मेटा एनालिसिस को कर लिया है कंप्लीट, उसको लिख लिया, उसके बाद पब्लिश करना है, तो यू विल लुक फॉर जर्नल्स। जर्नल को फाइंड करने के लिए आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे। जैसे मैंने गूगल पे लिखा एल्सवेयर जर्नल फाइंडर लिखा, तो मेरे पास एल्सवेयर का जर्नल फाइंडर खुल गया, स्प्रिंगर का जर्नल फाइंडर खुल गया, और वाइले का। मैं इसमें अपना टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट ऐड करूंगा, तो ये मुझे बहुत सारी सजेशन दे देगा। इस जर्नल सिलेक्शन पे वी हैव सेपरेट मॉड्यूल सेपरेट विच इज अवेलेबल, विच जिसकी डिटेल्स विल शेयर विद यू, हाउ टू एनरोल इन दैट एंड एक्सेस दीज रिकॉर्डिंग्स फॉर 2 मंथ्स। तो इसमें 23 या 24 लेक्चर अवेलेबल हैं। जर्नल फाइंड करने पे वी हैव अ डिटेल्ड कंप्लीट लेक्चर। अच्छा जी, अगेन ये कल वाली स्लाइड्स हैं। अगर आपने मेटा एनालिसिस किताब से सीखना है, बुक्स पढ़ने का शौक है आपको, तो आप ये 3 बुक्स हैं, ये पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी गुड अमेजिंग बुक्स, वेरी इजी, रिटन फॉर बिगिनर्स, तो यू कैन फाइंड देयर। इनके पीडीएफ्स फ्रीली गूगल पे अवेलेबल हैं। मुझे इन बुक्स में मैसेज नहीं कीजिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, जस्ट सिंपली गूगल पे जाके यू कैन फाइंड। सोशल मीडिया कौन कौन से आपने यूज़ करने हैं नाउ? आप रिसर्चर बन चुके हैं, मेटा एनालिसिस पब्लिश करने वाले हैं, तो अब आपने फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना। आपने अपने सोशल मीडिया को चेंज करना है। आपने लिंक्डइन, रिसर्चगेट और गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करना है। वहाँ पे आपने रिसर्चर्स को फॉलो करना है, उनके पेपर्स को पढ़ना है। अच्छा जी, अब आपने स्क्रॉलिंग भी कम करनी है, और कौन कौन से कोर्सेज देखने हैं? ये 4 कोर्सेज हैं। ये कल भी बताए थे, तो ये 4 कोर्सेज आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने लिंक्डइन का अकाउंट बना ही लिया मेहनत करने के बाद, तो आपने किन किन लोगों को फॉलो करना है? तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इसमें। तो दीज आर सम पीपल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और ये पोस्ट करते हैं रिसर्च के बारे में, एआई टूल्स के बारे में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन फॉलो मी एज वेल। यस, फाइनली वी आर डन विद आवर प्रेजेंटेशन। इट वाज वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक, आई नो। बहुत सारी चीज़ें ऊपर से गुजर गई होंगी। उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। यस, ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है लेक्चर, इस वक्त आप लाइव भी देख सकते हैं। रमज़ान मुबारक अगेन। सर, जब आपके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, if you have any queries, उम्मीद है कोई भी क्वेरी नहीं होगी। थैंक यू सो मच बाबर। इट्स यस, जल्दी स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। बिगिनर्स के लिए यही सजेशंस हैं। सबसे पहले वो सर्टिफिकेट्स के चक्करों में ना पड़ें, सबसे पहले वो सीखें, यूट्यूब से सीखें, सेशंस ज्वाइन करें, मेंटोर्स फाइंड करें, जहाँ जहाँ से भी आपको इल्म नॉलेज मिलता है सीखें। फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न अबाउट द थिंग्स एंड देन, yes, of course, there would be some little bit fee, but not like other platforms. ये आप आर्टिकल लिख लें, एपीसीज मैनेज हम कर लेंगे बाद में। लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे अपनी यूनिवर्सिटी में सीनियर से जूनियर से जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनसे मिल के आप रिसर्च कर सकते हैं।
रीच आउट करें। अब आपको बहुत सारी बातें पता चल गई हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च वाले बात कैसे करते हैं, कौन सी टर्म्स में बात करते हैं। तो अल्टीमेटली जब भी आप किसी, आप जाके सीनियर्स को कहें कि हमने मेटा एनालिसिस सीख लिया है, हमें किसी स्टडी में इंक्लूड करें, इंक्लूड होंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। यस, दिस विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। आर्टिकल लिख लें, एपीसीज में मैनेज हो जाएंगे, आ जाएंगे। नूर हम शेयर कर देंगे ग्रुप्स में, बस ग्रुप्स में कनेक्टेड रहें। यस, मिल जाएंगे सर्टिफिकेट्स। 4 से 5 लोग एटलीस्ट एक मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करें, उन्हें भी 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं। यस, कर सकते हैं, बेसिक्स नहीं चाहिए। बेसिक यही जो आप सीख रहे हैं, या इसके बाद जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस और एनालिसिस के जितने सॉफ्टवेयर्स, आज जिन सॉफ्टवेयर्स के मैंने नाम लिया है, इनके सारे सबके लेक्चर्स 1-1, 2-2 घंटे के अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। यस, न्यू रिसर्चर के तौर पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे ग्रुप्स। हाँ, यस नंबर केस रिपोर्ट भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए आपके पास अच्छा केस होना जरूरी है, क्लिनिकल नॉलेज होना जरूरी है। मेंटोरशिप की डिटेल ग्रुप में शेयर हो जाएगी। लेटर टू एडर इजी है, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। आर्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग डॉक्ट्रालिया, यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, रेयान, जोटेरो या एंड नोट वगैरह पे आप आर्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर पबमेड या डेटाबेसेस पे भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। फिगर्स बनाने के लिए आप पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, या एक्सेल यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्स बनाने के लिए। यूट्यूब से आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इनके। सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, सब रखें। Yes, we are done with questions. Thank you so much for your patient listening. बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक और ईद मुबारक in advance. Thank you so much for attending session. Uh, Happy to have you on board. दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। रिकॉर्डिंग्स और बाकी सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी ग्रुप में, या एडमिन से आप पूछ सकते हैं। काइंडली मुझे मैसेजेस मत कीजिएगा, माई इनबॉक्स इज़ ऑलरेडी फुल। तो जो भी एडमिन्स हैं जिन्होंने लिंक्स वगैरह शेयर किए हैं क्लासेस के, उन्हें मैसेज कीजिए। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।